वेलकम टू द वीकली सीरीज, जहाँ पे हम हर हफ्ते मार्केट को एनालाइज करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 एंड वी आइडेंटिफाई कौन से सेक्टर्स हैं जो इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट पे, कौन से स्टॉक्स हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस हमने बनाए ऑन पॉइंट एंड फिगर, रेंको, कैंडलस्टिक एंड अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। जब भी हम मार्केट में एनालिसिस की शुरुआत करते हैं ना तो निफ्टी 50 से करते हैं। उसका सिंपल रूल है, एक निफ्टी 50 जो है सारे सेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, सारे लार्ज कैप्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो एक अच्छा व्यू हमें मार्केट का मिल सकता है अगर आप निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम बाकी एक एक कंपोनेंट्स देखने शुरू करते हैं कि डिफरेंट मार्केट कैप्स में क्या हो रहा है, स्मॉल कैप में क्या हो रहा है, मिड कैप में क्या हो रहा है, माइक्रो कैप में क्या हो रहा है। फिर सेक्टर स्पेसिफिक एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स अभी ब्रेकआउट की तरफ है कि हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो सेक्टर अभी कंसोलिडेशन में है, ब्रेकआउट लेवल के पास में है, उनमें ज्यादा अगर वो ब्रेकआउट आने वाला है ना तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि वो सेक्टर के आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स पहले से ही ब्रेकआउट देके चलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एट द एंड इंडेक्स क्या है, एक बास्केट है जो वीक या अंडर परफॉर्मर्स और आउट परफॉर्मर्स को मिला के बन रहा है। तो जब भी इंडेक्स में ब्रेकआउट आता है उसमें से जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी चलने शुरू हो जाते हैं, इसलिए हमारे रडार में भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं। सो एनालिसिस की शुरुआत हम निफ्टी 50 से हमेशा करते हैं। स्क्रीन में अगर आप देखोगे तो सबसे एक मूविंग एवरेज है, दैट इज 50 पीरियड मूविंग एवरेज, विच इज अ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज। शॉर्ट टर्म तो नहीं बोलेंगे, एक मीडियम टर्म मूविंग एवरेज है जो आपको एक आइडिया देता है मार्केट का कि मोमेंटम है या नहीं। सो मैं मूविंग एवरेजेस जब निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ तो प्रेफर करता हूँ कि मैं तीन मूविंग एवरेजेस यूज करूं, 50 पीरियड, 150 पीरियड एंड 200 पीरियड मूविंग एवरेज। बट 150 एंड 200 पीरियड मूविंग एवरेज अपने आप में काफी पास में ही चल रहे होते हैं, तो आप दोनों में से किसी एक को भी पिक करते हैं तो आपका लार्जर एनालिसिस सेम ही रहता है। मेरा जो एनालिसिस करने का तरीका है वो ये है कि इफ प्राइस इज अबाउट 200 पीरियड मूविंग एवरेज, सो फॉर मी द मार्केट इज स्ट्रक्चरली बुलिश, कि इसमें स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं है, इसके ऊपर जब तक ट्रेड करेगा तब तक हम लॉन्ग व्यू रख सकते हैं, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर प्राइस 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है तो स्ट्रक्चरली तो बुलिश है ही, क्योंकि प्राइस 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब 200 पीरियड मूविंग एवरेज के भी ऊपर होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर मार्केट करेक्ट होके फिर ऊपर जा रहा है तो फिर स्ट्रक्चर बदल जाता है कि प्राइस 50 पीरियड के ऊपर आ जाता है बट अभी भी 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा होता है। बट हम ये अज्यूम करते हैं कि प्राइस 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है और 200 पीरियड मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करने जाते हैं तो स्ट्रक्चरली बुलिश हो गया और इसमें मोमेंटम भी है। तो आपके जितने भी मोमेंटम स्ट्रेटजीज हैं वो अच्छे से प्ले आउट होती है। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट किए मेरे किताब में मल्टी टाइम फ्रेम P&F स्ट्रैटेजी या सिंगल कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, ये सारी अच्छे से वर्कआउट होती है अगर प्राइस 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है निफ्टी का, राइट। और वही ट्रेड्स चलने बंद हो जाते हैं अगर प्राइस 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। अब इसी के रिलेटेड हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि निफ्टी 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आ रही, अगर हम देखेंगे तो 28 ऑफ जुलाई और 25 ऑफ जुलाई प्राइस के बिलो द 50 पीरियड मूविंग एवरेज और देन इट स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग। अगर आप देखोगे तो पिछले हफ्ते, ये फ्राइडे का दिन है जब हमारे पास पिछले हफ्ते की लास्ट कैंडल थी, और पिछली वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि प्राइस जो है वो 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। अगर इसने रीगेन कर लिया तुरंत तो अच्छा है कि वापस से मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा, बट अगर नहीं किया देन देयर इज सम, नाउ वी विल फेस सम डिफिकल्टी ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशंस। और वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर बना कि वहां पे मैंने एक टर्म भी यूज किया था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मोमेंटम इज फेडिंग आउट, मैंने ये स्टेटमेंट यूज किया था। अब वही देखोगे तो मोमेंटम फेड आउट हो रहा है लॉन्ग साइड पे, कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, ट्राई किया ऊपर जाने का, बट अगेन टुक अ रेजिस्टेंस फ्रॉम द मूविंग एवरेज एंड स्टार्टेड करेक्टिंग। अगर आप देखोगे तो प्राइस 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है। ये एक स्ट्रक्चर है जहां पे एक डिमांड पैटर्न बन रहा है, अब मैं इसको बोलता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर लो पैटर्न, MSL। यही स्ट्रक्चर में प्राइस ने इसका लो भी ब्रेक कर दिया, तो वापस से एक व्यू आने लग गया कि ओवरऑल वापस हम करेक्टिव फेज में जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक करेक्टिव, फिर पुल बैक आया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक, फिर नीचे, फिर पुल बैक, अगेन वापस से प्राइस करेक्ट हुआ, अगेन अ पुल बैक एंड अगेन वी माइट गेट इनटू दैट करेक्टिव जोन, राइट। एक शॉर्ट टर्म करेक्शन में आ सकते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है कि वीक हो गया, तो हमें लॉन्ग साइड पे जब हम देख रहे हैं ना तो थोड़ा सा कॉशियसली देखना पड़ेगा।
कि यहाँ पे हमें थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि लॉन्ग एक्सपोजर हमारा ज़्यादा नहीं है। अब 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आता है ना, तो मोमेंटम फेड आउट होना शुरू हो जाता है। तो वो एक खास करके हमें ध्यान में रखना है कि अगर पोजीशन बिल्ड कर भी रहे हैं तो हमारा एक्सपोजर कम होना चाहिए, मतलब पोजीशन साइज थोड़ी कंट्रोल में रखनी चाहिए लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए, क्योंकि प्राइस अब 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। अब इसमें भी जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं वो चल सकते हैं, ब्रेकआउट्स हैं कुछ स्पेसिफिक सेक्टर के, कुछ स्टॉक्स के, वो चल सकते हैं। बट हमें थोड़ा कॉशन अभी रखना पड़ेगा पोजीशन साइज रिड्यूस करके, राइट। तो अब ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। नाउ लेट अस गेट टू सम डिस्कशन अराउंड द सेक्टर्स दैट वी वेर सी। जो हम लास्ट वीक भी सेक्टर देख रहे थे, तो एक है फार्मा सेक्टर। सो निफ्टी फार्मा अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, सो दिस इज द ब्रेकआउट दैट वी वेर ऑब्जर्विंग कि ये ब्रेकआउट आएगा तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट इसके साथ में देखेंगे तो प्राइस अभी भी उसी जोन के आसपास में ही है कि जहां से ब्रेकआउट आया था, प्राइस ऊपर गया, रीटेस्ट लिया और फिर ऊपर आ गया, राइट। बट वो ऊपर आने के बाद वापस से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में प्राइस वापस से करेक्ट होके उसके ब्रेकआउट जोन के आसपास आ गया। अब हमें फ्रेश ब्रेकआउट चाहिए, बट दिस इज द सेक्टर दैट वी शुड कीप इन आवर वॉच, क्योंकि एक साल के कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जा रहे हैं। शायद ये हो सकता है कि थोड़ा ब्रेकआउट कि यहाँ पे लेवल पे आके रीटेस्ट करके ऊपर जा सकता है। बट आई कीप दिस इन वॉच लिस्ट कि इसके अंदर के अगर कोई स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्मिंग है तो इनको मैं ऑब्जर्व करूंगा। अगला सेक्टर है वो है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो को भी हमने सेम डिस्कस किया था कि लास्ट नवंबर से अक्टूबर से ये कंसोलिडेट कर रहे हैं और अभी अपने ब्रेकआउट लेवल के पास में है, कि काफी लंबा कंसोलिडेशन कर रहा है, वहां से ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर सकता है। अभी तक किया नहीं है, हमने प्रीएम्प्टिवली इसको आइडेंटिफाई करके रखा है कि ये सेक्टर है, इसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सेटअप बन सकता है। हमने और भी कुछ लास्ट वीक भी स्टॉक्स डिस्कस किए थे, इस वीक भी वो टू एन एंड कंसिस्टेंट है क्योंकि इनमें ब्रेकआउट नहीं है। हम ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, बट कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन बन गया, जैसे अल्काइल अमाइन। अल्काइल अमाइन में हमने देखा था कि ये अक्टूबर से लेके ये एक ऐसे करेक्टिव यू शेप में आ गए। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं ये स्ट्रक्चर में, जब हम लास्ट वीक डिस्कस कर रहे थे तब यहाँ कहीं पे थे, अब उसके बाद देखोगे तो एक यू कप पैटर्न बन गया, तो एक बड़ा हैंडल है उसके अंदर एक और कप बन गया है, तो पूरे कप के अंदर हैंडल बन गए, राइट। सो ये भी एक स्ट्रक्चर है कि इसमें ब्रेकआउट नहीं आया बट ऑब्जर्व कर सकते हैं, अभी भी ये नेगेट नहीं हुआ अपने व्यू से। अगर हम अगले इसमें चलते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल है। अपोलो हॉस्पिटल में अगर ऑब्जर्व करेंगे अगेन एट द सेम ब्रेकआउट लेवल, यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो बिल्टअप फॉर्मेशन बन रहा है और 5 दिन प्राइस कंसोलिडेट हुआ, तो इसको भी हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि कुछ इंटरेस्टिंग चीजें इसमें हो सकती हैं। अशोक लेलैंड अगेन एक कप पैटर्न है, यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर बन रहा है कि ये भी अभी तक नेगेट नहीं हुआ है कि ये ऑलरेडी कप बन रहा है, इसका हैंडल बनने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, और ये अगर कप एंड हैंडल बन जाता है तो काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन हो सकता है। अगर हम यहाँ पे चलते हैं बायोकॉन, राइट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे, पिछले हफ्ते के वीडियो में थे, डिटेल में इसका एनालिसिस भी किया हुआ है, मैं आज थोड़ा फास्ट क्विक रन थ्रू कर रहा हूँ इसको। अगर हम ये स्ट्रक्चर में चलते हैं बायोकॉन के, तो एक बड़ा कप है, फिर एक छोटा हैंडल बन रहा है, और ये हैंडल के साथ वापस से इस हफ्ते भी बिल्टअप ही फॉर्मेशन हुआ, तो इसको भी हमें क्लोज वॉच रखना चाहिए, क्योंकि बिल्टअप जहाँ पे फॉर्मेशन होता है ना, इसका मतलब क्या है कि जो सेलर्स हैं वो थोड़ा अभी वीक होते जाते हैं, बायर्स आर ट्राइंग टू बिल्ड देयर पोजीशन। जनरली सेलिंग आती है ना तो बहुत फास्ट आ जाती है कि प्राइस यहाँ पे आया, 1-2 दिन वेट किया और फिर करेक्ट हो गया, फिर 1-2 दिन यहाँ पे रुका, करेक्ट हो गया। बट जब अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे कंसोलिडेट करता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे जब प्राइस कंसोलिडेट करता है तो एक अच्छा बिल्टअप फॉर्मेशन होता है, वहां पे एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक अगर हम देखेंगे तो एमएनएम, ये भी अपने ब्रेकआउट पे है कि इसमें भी कोई अभी तक कुछ स्ट्रक्चरली ब्रेक नहीं हुआ, उल्टा बिल्टअप फॉर्म हुआ है। अब जितने हफ्ते वो रहेगा उस फॉर्मेशन में उतना बिल्टअप स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता जाएगा, बट जब ब्रेकआउट आता है वो बहुत फास्ट चलेगा, राइट। सो ये एक स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन से स्टॉक्स में कहाँ पे क्या ब्रेकआउट आ रहा है, राइट। अब और भी मैंने इस हफ्ते कुछ फ्रेश स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हुए विच आई एम ऑब्जर्विंग क्लोजली। एक ये कि 2025 के स्टार्ट से फ्रॉम जैन प्राइस ने एक हाई बनाया और वो कंसोलिडेट कर रहा है फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अगर आप ये स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व करोगे तो सेम स्ट्रक्चर है कि यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो एक रेजिस्टेंस है,
यही सेम यहाँ से प्राइस एक रेजिस्टेंस ले रहा था, यही रेजिस्टेंस को कन्वर्ट करते हुए इसको हम बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी यहाँ पे आ चुकी है कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और प्राइस अब ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अब अगर प्राइस ब्रेकआउट देता है तो काफी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इसमें। अब मैं इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि not necessary that you're trading cup and handle pattern or you're trading resistance breakout pattern or you're trading multi-year multi time frame or multi-year multi top breakout pattern। तो काफी सारे पैटर्न्स हैं। जब एक स्टॉक अच्छी मूव देने वाला है तो वो हर सेटअप में क्वालिफाई होता रहेगा स्टेप बाय स्टेप, चाहे वो एक बार मेरी MTF PNF की स्ट्रैटेजी है उस पर क्वालिफाई हो जाएगा, फिर बाद में शायद वो सिंगल कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे हो जाएगा, फिर मैं वो डायनेमिक सपोर्ट ट्रेड करता हूँ रेंको चार्ट्स का तो वहां पे क्वालिफाई हो जाएगा, या तो अगर वो अपने ऑल टाइम हाई के पास में है मल्टी ईयर टॉप बना रहा है तो मल्टी ईयर टॉप मल्टी ईयर ब्रेकआउट में हो जाएगा। तो वैसे ही आप भी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, राइट? तो आप स्टॉक्स को अपने व्यू में रख सकते हैं, बट यू कैन पार्टिसिपेट वेन एवर योर फॉर्मेशन गेट्स फॉर्म। कि आप अगर एक सर्टन पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं तो आप वेट करिए कि वो स्ट्रक्चर में वो पैटर्न बन जाए और फिर उसके ब्रेकआउट को, क्योंकि अब आपने वो पैटर्न को बहुत टाइम से प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपको उसके निटिग्रिटीज पता है कि वो कब पैटर्न चलेगा, कल कब नहीं चल सकता है, प्रोबेबिलिटी आपके दिमाग में होती है, तो वो सारी चीजें अच्छे से वर्कआउट होनी शुरू हो जाती है। सो आइडेंटिफाई स्टॉक्स विच हैव टेंडेंसी ऑफ गिविंग मूव्स और उसमें आपके पैटर्न, आपके रिस्क एपेटाइट, उसके हिसाब से आप पार्टिसिपेट करिए, राइट? मैं एक सिर्फ व्यू बता रहा हूँ कि मैं कैसे चार्ट्स को देख रहा हूँ। अगर हम अगले स्टॉक की तरफ चले, राइट, विच इज टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा को मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देख रहा हूँ क्योंकि देखने जाएंगे तो फार्मा सेक्टर में यू आर लाइकली टू गेट अ ब्रेकआउट। ठीक है, वी आर लाइकली टू गेट अ ब्रेकआउट। वैसे देखने जाएंगे तो एक ब्रेकआउट आ चुका है और रीटेस्ट ले रहा है, तो एक वो स्ट्रक्चर है। वो सेक्टर में ब्रेकआउट चल के प्राइस बहुत ज्यादा मूव नहीं हुआ, बट ये टोरेंट फार्मा को ऑब्जर्व करेंगे ना तो एक मूव दे चुका है। अगर मैं ये ब्रेकआउट लेवल से यहां तक अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो 10% की मूव टोरेंट फार्मा में आ चुकी है, राइट? मतलब एक तरीके से हमें पता चल रहा है कि यार ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक तो है। अगर मैं इसके ये स्ट्रक्चर में जाऊं, ठीक है, अगर मैं ये इंडिकेटर्स को देखूं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ मुझे बता रहा है कि जब भी ब्रेकआउट आया तब RS पॉजिटिव हो गया ऑन डेली टाइम फ्रेम। ओवरऑल मैं ये ग्रोथ देखता हूँ ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड नेट इनकम, तो वो भी ग्रोइंग स्टेट में। तो जब भी वो ब्रेकआउट आ रहा था, कंसोलिडेट हो रहा था, तब प्रॉफिट्स और अर्निंग्स बढ़ते जा रही थी। ये मैंने पहले एपिसोड में भी इसको डिस्कस किया हुआ है, राइट? और इसके ऊपर तो एक पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है ऑफ ट्रेडिंग, हाउ टू ट्रेड बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक फॉर स्विंग ट्रेडिंग। एक पूरी प्लेलिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे अगर कोई सेटअप में क्वालिफाई होता है एट दिस लेवल, मे बी वो ये हो सकता है कि यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट आ सकता है, या तो अगर आप पॉइंट एंड फिगर चार्ट ट्रेड कर रहे हैं तो डबल टॉप बाय पैटर्न हो सकता है। थोड़ा ज्यादा पुल बैक ले लेगा तो आपको रेंको पे डायनेमिक सपोर्ट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये स्टॉक एक अच्छे स्ट्रक्चर में है कि अगर सेक्टोरल ब्रेकआउट आता है तो ये स्टॉक में कुछ इंटरेस्टिंग मूव्स आ सकते हैं, तो इसको हम क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला स्टॉक है वो सायराम SCG टेक्नोलॉजीज है। एक सर्किट्स बनाती है ये कंपनी, प्रिंटेड सर्किट्स बनाती है, राइट? अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया है, RS पॉजिटिव है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रेवेन्यू फॉल हुआ है स्लाइटली, 5% से रेवेन्यू फॉल हुआ है, बट इनकम बढ़ गई है। मतलब इन्होंने इंटरनली ऑपरेशनली कुछ चीजें की है, इंटरनल कुछ इन्होंने स्ट्रक्चर ठीक कर दिया कि जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है, राइट? तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है। मैं 2 क्वार्टर के लिए अगर सेल्स थोड़ा सा फॉल होता है तो मैं उसको थोड़ा कंसिडर कर लेता हूँ क्योंकि इनकम बढ़ रही है। इनकम फॉल नहीं होनी चाहिए, इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि वो नहीं फॉल होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये दिस कैन बी इग्नोर्ड कि 5% से सेल्स थोड़ा सा फॉल हुआ है, ओके, बट लार्जर इसमें इनकम बढ़ रही है, ब्रेकआउट आ चुका है, स्टॉक RS पॉजिटिव है, तो डेली स्ट्रक्चर में तो ट्रेंड दिख रहा है। अब क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्राइस फ्रॉम दिस बॉटम टू नाउ, पिछले 29 ट्रेडिंग सेशंस में ये स्टॉक 50% ऊपर आ गया, तो इट माइट हैव अ टेंडेंसी ऑफ कंसोलिडेटिंग। ये एक लेंथ में ऊपर नहीं जा पाएगा, बट ये इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट लेवल पे, तो इसको हमें ऑब्जर्व करना है कि ये अगर थोड़े टाइम कंसोलिडेट करे और फिर प्राइस ऊपर जाए
तो फिर हम इसको देख सकते हैं। नहीं तो जनरली काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज में क्या होता है कि जब ब्रेकआउट आ जाता है ना, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग, बट आई एम कॉशियस एट दिस स्टेट, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत मूव आ चुकी है, 50% स्टॉक चल चुका है। तो यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा देखना है कि स्टॉक कंसोलिडेट करे, प्रॉफिट्स और ये फंडामेंटल्स तो वैसे ही रहे, थोड़ा सा प्राइस मूव करता रहे। अब ये हो गए वो स्टॉक्स की जिनको हमने आइडेंटिफाई किया था। मैं टेलीग्राम चैनल पे भी कभी अपने एनालिसिस व्यूज पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आप टेलीग्राम चैनल का पार्ट नहीं है तो जरूर जुड़िए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा कि जहाँ पे मैं ड्यूरिंग द वीक कुछ इंटरेस्टिंग सेटअप होता है, कोई स्टॉक मेरे व्यू में होता है तो मैं जरूर शेयर करता हूँ उस पर। तो एक स्टॉक है जिसपे हमने डिस्कशन किया था विच वॉज GRSE, राइट। GRSE में हमने ये डिस्कशन में मैंने इसको पोस्ट किया था ऑन आवर टेलीग्राम चैनल कि ये डबल टॉप पैटर्न है, ये फॉर्मेशन है, और मैंने इस पॉइंट पे कहीं पे इसको पोस्ट किया था कि इसके बाद अगर हमें ये नेकलाइन ब्रेकआउट कहीं पे भी मिलता है उसके बाद हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट फिर यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बन गया, एक एनगल्फिंग पैटर्न बन गया, तो इसके लो के बाद हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर मेरे ध्यान में आया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर मैं इसको और थोड़ा सा ठीक से एडजस्ट कर दूं, कि जहां से ब्रेकआउट था वहां से ये स्टॉक 15% करेक्ट हो गया। जहां पे ये शॉर्ट ट्रिगर हुआ था, यह हमारे व्यू में आया था, तब अगर आप फंडामेंटल्स देखोगे तो प्रॉफिट ग्रो हो रहे हैं, सेल्स ग्रो हो रहा है, स्टॉक RS पॉजिटिव है, तो भी एक शॉर्ट व्यू बन गया था, राइट। क्योंकि हम वैल्यूएशन का एक मैट्रिक्स है वो भी देखते हैं कि स्टॉक कितना वैल्यूड है, अभी वो वैल्यूएबल जस्टिफाइड है कि करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। ये अपने आप में एक थियोरी है जो मेरा जो बूट कैंप जो 4 महीने का कोर्स है उसमें मैं ये सिखाने वाला हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। क्योंकि नॉट नेसेसरी दैट योर RS पॉजिटिव स्टॉक माइट ओनली कीप ऑन गोइंग अप, क्योंकि अगर वो RS पॉजिटिव है तो कभी ना कभी RS नेगेटिव होगा। तो वो कब नेगेटिव होगा उसका जस्टिफिकेशन हमें मिलता है वैल्यूएशन से, कि क्या ये प्राइस पे जो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है विथ इन कॉन्टेक्स्ट टू इट्स अर्निंग पर शेयर, क्या ये जस्टिफाइड है। अगर ये जस्टिफाइड है तो फिर हम उसमें ब्रेकआउट्स पार्टिसिपेट करते रहेंगे, बट अगर नहीं है तो फिर हम वेट करेंगे कि कोई बेरिश स्ट्रक्चर बन रहा है क्या। तो ये एक स्टॉक हमारे रडार में था फॉर शॉर्ट। अगला है BEL। इसको भी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया, एंड बिकॉज नाउ वी आर SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, वी कीप शेयरिंग आवर व्यूज विद आवर कम्युनिटी। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे भी स्टॉक RS पॉजिटिव है, अर्निंग्स प्रॉफिट सब कुछ बढ़ रहा है, राइट। तो इसमें कुछ भी खराब तो दिख ही नहीं रहा है फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे हमें फंडामेंटल्स थोड़े से हेल्प करते हैं कि क्या ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा। अगर मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो फिर हमें यहाँ पे एक पैटर्न दिखा विच वॉज हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कि हेड है, 2 शोल्डर्स हैं और इसकी नेकलाइन है, उसका ब्रीच आ रहा है, कि ये एक लेवल है। इसके नीचे नीचे अगर हम देखते हैं तो ये नेकलाइन एक हॉरिजॉन्टल नेकलाइन है और ये एक पैटर्न की नेकलाइन है। वो नेकलाइन 380 के नीचे ब्रेक हो जाएगी, फिर स्टॉक में थोड़ा सा चांस है कि ये करेक्ट हो सकता है। कितना करेक्ट हो सकता है वो मैंने आइडेंटिफाई किया है बेस्ड ऑन इसका प्रीवियस ब्रेकआउट जोन क्या था। क्योंकि यहाँ पे ये 2024 जुलाई से लेके अभी तक टिल मई 2025 इस टाइम तक कंसोलिडेट कर रहा था, फिर इसने ब्रेकआउट दिया। तो अगर प्राइस यहाँ पे स्ट्रक्चरली ब्रेक देता है तो यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है। अब अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का क्या रूल है कि जितना भी हेड का मूव है उतना नीचे मूव आ सकता है। तो अगर हम यहाँ से लगा के देखें फ्रॉम इट्स टॉप टू दिस हेड, ये कितना है 12% की मूव है। तो यहाँ से और 12% की मूव, ये ब्रेक के बाद 12% की मूव, मतलब कहाँ तक है, यहाँ तक है, कि ये स्टॉक जो है वो 335 तक आ सकता है बेस्ड ऑन हेड एंड शोल्डर पैटर्न। बट अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन कि हम यहाँ पे ये रिकमेंड नहीं कर रहे कि आप शॉर्ट करिए। दिस इज अ वे ऑफ एनालाइजिंग चार्ट्स। इसके ऊपर हम और डिस्कशन करेंगे कि RS पॉजिटिव स्टॉक्स आर नॉट नेसेसरी दैट दे आर गोइंग टू आउट परफॉर्म नाउ, कि यहाँ पे एक मेट्रिक होता है वो भी हमें देखना चाहिए कि ऐसा पैटर्न बन गया, कोई स्ट्रक्चर हो गया, वैल्यूएशन में एक्सेस है, तो फिर हम उसे थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम को फॉलो करिए। टेलीग्राम चैनल पे वैसे काफ़ी फ्रॉड चैनल्स बने हुए हैं, तो आप लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप करूंगा वहां से ज्वाइन करिए, वेयर आई कीप पोस्टिंग इंटरेस्टिंग चार्ट्स, सेटअप्स। हम न्यूज़लेटर लिखते हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे आती है। सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए
what do you feel about this series? And that's it from this video.